तो एक कंट्री वाइज कार पेनिट्रेशन का नंबर आता है कार्स पर 1000 पॉपुलेशन का, राइट? 1000 लोगों पे कितनी गाड़ियां हैं। अब ये नंबर थोड़ा वेरी होता है, आप डिफरेंट सोर्सेज देखेंगे तो इंडिया में डिफरेंट नंबर मिलेगा, कहीं पे 40 रिपोर्ट होता है, कहीं पे 30 रिपोर्ट होता है। इन्होंने 26 कर रखा है एज पर द रिपोर्ट दैट इज टेकन. 26 is what they have projected. They have also kind of given some data about GDP per capita in US dollar 1000. हमारा 3000 के आसपास है, चाइना का 13000 है. जिन कंट्रीज का GDP पर कैपिटा बढ़ने लगता है 3 से ऊपर, राइट, तो आप देखेंगे 8 पहुंचते पहुंचते ब्राजील में कार पेनिट्रेशन 276 हो गया है. ठीक है, अब एक कैविएट है यहाँ पे जो हमें समझना जरूरी है. जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भाई यूएस में तो ये नंबर 600 है, इंडिया में तो अभी सिर्फ 30 के आसपास है, तो हमारा कार इंडस्ट्री 20 गुना ग्रो कर सकता है. दिस इज नॉट अ वेरी करेक्ट वे टू लुक एट थिंग्स. पहला तो यूएस का वो नंबर इसलिए है क्योंकि उनका पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज्यादा है. ठीक है. दूसरा, एक कॉमन चीज जो हम मिस करते हैं वो है पॉपुलेशन डेंसिटी. हमें थोड़ा सा लेना पड़ता है. इट इज सरप्राइजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू नो, क्योंकि हमें ज्योग्राफी जैसे पढ़ाई जाती थी स्कूल में, हम क्लियरली देखते नहीं थे, मैप्स 2 डायमेंशनल होते हैं. यूएस का साइज हमसे लगभग 3 गुना है एरिया, राइट, एंड पॉपुलेशन हमसे 1/4 है. तो पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज हम 12 गुना हैं यूएस से. तो ऑब्वियसली हम 600 गाड़ी नहीं डाल सकते इस एरिया में. इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, राइट. बट क्या 26 कार्स पर 1000 पॉपुलेशन ग्रो करके 40 कार हो सकता है, 50 कार हो सकता है, 60 कार हो सकता है? वो हो सकता है, बिकॉज वी सी चाइनीज नंबर्स आर ऑल्सो वेरी हाई, राइट. सो सिमिलर पॉपुलेशन डेंसिटी वाले कंट्रीज को चेक करके और फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि कहां हमारा एक्सटेंट है. 400 नहीं हो रहा. आई थिंक जब तक हम 400 पहुंचेंगे मेरे ख्याल से पब्लिक मोबिलिटी रिजॉल्व कर लेंगे हम, कि सबको गाड़ी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, होपफुली इन द नेक्स्ट 10, 15, 20 years. So I don't think we will reach like 600 or 500 or even 200 for that matter. But honestly अगर 26 का 50 कर दिया तो भी डबल है. हम जो 40 लाख गाड़ी बेच रहे हैं उसकी जगह हम ज्यादा गाड़ी बेचने लगेंगे, राइट, ओवर अ पीरियड. एवरेज व्हीकल प्राइस का ट्रेंड सेम आईपीओ प्रोस्पेक्टस से रिपोर्ट निकाला हुआ है. 5 लाख के आसपास गाड़ी का प्राइस हुआ करता था एवरेज, 7.5 लाख के आसपास पहुंच गया है. क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में एसयूवीज का बड़ा ट्रेंड आ गया है. In 2019, 46% of the cars were hatchbacks, छोटे गाड़ी जो होते हैं. 23% of the cars were SUVs, और जो बड़ी कार होती है स्विफ्ट डिजायर, होंडा सिटी, सेडान, वो 18.8, लगभग 19% होता था इंडिया में. ये आईपीओ थोड़ा पहले आया था तो ऑब्वियसली Q1 FY25 का डेटा है, बट ये ट्रेंड FY25 में सिमिलर है. एसयूवी 23% से बढ़ के 53% तक जा चुका है. वाओ, राइट, बहुत ही बढ़ गया है. तो हैचबैक्स 47 से 25 के आसपास आ गए हैं. स्मॉल कार सेगमेंट श्रिंक हुआ है. सेडान 19% से 9% के आसपास आ गया है. तो एसयूवीज इन इंडिया हैव ग्रोन ड्रामेटिकली एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉल कार्स एंड सेडान्स, राइट, व्हिच इज a very interesting stat. Yes, I'm surprised sedan कैसे इतना कम हो गया, because I don't know, I mean sedan I think partly because of Indian roads, partly because Indian families require seating of 5 people or more sometimes in the car, partly because I think from a boot space perspective and sturdiness perspective SUVs look good. अच्छा, SUV में हमने मल्टीपल कैटेगरीज निकाल दिए. कॉम्पैक्ट SUVs इंडिया में बहुत चलते हैं, जो टेक्निकली वो एक डेफिनेशन होता है SUV का कि 4 मीटर से ज्यादा है या सब 4 मीटर है. तो इंडिया में सब 4 मीटर वाला सेगमेंट बहुत चलता है, विच इज बेसिकली जस्ट स्लाइटली बिगर देन अ स्मॉल कार. तो टेक्निकली छोटे कार का डिजाइन हमने थोड़ा सा बड़ा करके और SUV के जैसा कर दिया है. स्पेस शायद उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है. सेडान थोड़ा इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑन इंडियन रोड्स प्रोबेबली पीपल फाइंड इट, मेरा हाइपोथेसिस है, मुझे पता नहीं इस ट्रेंड का एग्जैक्ट रीजन क्या है, बट प्रोबेबली दीज आर सम ऑफ द अजम्पशंस. प्लस आई थिंक फ्यूल एफिशिएंसी वाइज डीजल का सेगमेंट जो है उसमें शायद एसयूवीज हैव डन वेल इन जनरल. आई वुड प्रिज्यूम रोड्स आर अ बिग पॉइंट, बिकॉज हाइट क्लियरेंस, जनरली जो रोड क्लियरेंस होता है हाइट एसयूवीज का थोड़ा सा अच्छा होता है. तो Indian roads पे that is a part which is there. Otherwise you see sedans typically trying to go tangentially on a speed breaker a lot of the times, right? Tangentially isn't diagonally on a speed breaker sometimes. So I presume that is one of the reasons that is there.
प्लस आई एम अज्यूमिंग वैल्यू फॉर मनी लगता है लोगों को, बिकॉज टिपिकली यू आर गेटिंग एन एसयूवी फॉर प्रैक्टिकली अ लिटिल बिट हायर प्राइस देन अ स्मॉल कार. तो शायद वो एक ट्रेंड था. अच्छा, इस ट्रेंड के चलते बहुत इंटरेस्टिंग, आपको याद होगा हमने जब मॉडल बनाना शुरू किया था तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि मारुति का मार्केट शेयर 50% से 45 या 40% क्यों गया. वो इसलिए गया क्योंकि मारुति वॉज प्रिडोमिनेंटली स्ट्रॉन्ग इन द स्मॉल कार सेगमेंट, एंड अभी भी सेडान में काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि स्विफ्ट डिजायर इज अ सेडान क्लासिफिकेशन फॉर देम, करेक्ट, जो हम कैब्स में देखते हैं जनरली. बट एसयूवी में उनका इतना प्रेजेंस था नहीं. वो पूरा स्पेस पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास था, which then Tata Motors took over suddenly with all their cars around Harrier, Punch, Nexon. Specifically, all these cars came up and they took the space. तो मार्केट शेयर ट्रेंड्स अगर देखेंगे आप 2019 से लेके आगे, तो मारुति यूज्ड टू बी एट 51%. अच्छा, ये सिर्फ डोमेस्टिक है मार्केट शेयर अक्रॉस OEMs, और ये Q1 का है, तो ऑब्वियसली Q2, Q3 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मारुति ने दिखाया है. But this is 52%, which has gone to about 41-42%, whereas somebody like a Tata Motors, which was at about 6.3%, has gone to 13.5%. Right? SUV का अगर हम OEM wise SUV segment देखेंगे आप, तो Mahindra used to be the highest, 26%. They stayed at 23. मारुति कुछ 25 पे हुआ करता था, बट उनके कार्स इतने पॉपुलर नहीं थे उस सेगमेंट में. So that actually went down all the way up to 10. Now has gone up to 20. The biggest beneficiary of this entire trend was Tata Motors. 9%, 7%, वहां से 18% का मार्केट शेयर उनका पहुंच गया था in that period. Plus all the new variants that have come. I think Kia has done reasonably okay. Hyundai has done okay in terms of the this thing. Creta वगैरह जो उनके कार्स आते थे वो अच्छे हैं. तो Indian market has broadly shifted towards the SUV segment. Maruti has now introduced cars here. ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कल अगर आप ऑटो एनालिस्ट हैं जो कि इवेल्युएट कर रहे हैं कि अच्छा और कौन से कार्स आ रहे हैं मार्केट में, विल दे बी एबल टू कैप्चर मार्केट शेयर, नॉट कैप्चर मार्केट शेयर, तो वहां ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि अच्छा इंडियन कार मार्केट कितना ग्रो कर रहा है और मारुति का मार्केट शेयर कितना होगा. अगर वो एसयूवी के मॉडल ला ही नहीं रहे हैं तो मार्केट शेयर डिक्लाइन होगा. अगर ला रहे हैं तो वापस कैप्चर कर सकते हैं. So that's where the assumption changes. That's why we need this information, right? Volume outlook. हमने growth assume तो कर लिया है कॉपी पेस्ट करके डेटा को, right? हमने यहाँ पे assume कर लिया है कि इंडियन डोमेस्टिक कार सेल्स जो हैं वो 2031 में 50 लाख कार तक पहुंच जाएंगे. बट क्या एस्टिमेट्स हैं कि हम 50 लाख कार तक पहुंचेंगे? तो Hyundai वाले रिपोर्ट में CRISIL एंड SIAM have given some estimates कि FY29 में ही हम 52 से 57 लाख पे होंगे. There are some other reports that suggest that passenger vehicle segment is going to go to 60 lakh in 2030, right? Other reports again suggesting 60 lakhs in 2030. ठीक है? This is total passenger vehicle sales is what they are saying is going to be around this number. We'll have to wait and watch कि कितना लेवल पे ये पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं. हम थोड़ा कंजर्वेटिव हैं उस एस्टिमेट में. हम चाहें तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं कि मान लीजिए 55 लाख के आसपास 2031 तक जाए. सो वी कैन यूज सम ऑफ दीज इंडस्ट्री एस्टिमेट्स एंड चेंज आवर मॉडल एस्टिमेट्स अकॉर्डिंगली. दैट इज वन अदर टास्क दैट कैन बी डन. सो वो थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग आ गया. कुछ और थोड़ा सा डेटा है पावर ट्रेन वाइज आउटलुक ऑफ द इंडस्ट्री. एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि ईवी आने से क्या होगा, राइट? तो अभी इंडिया में प्रिडोमिनेंटली एज ऑफ नाउ कन्वेंशनल फ्यूल कार जो है वो 80% के आसपास है और सीएनजी है 17%. तो ईवी और हाइब्रिड, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होता है वो फॉर एग्जांपल सम ऑफ दीज कार्स रन ऑन इंटरनल कंबस्शन इंजन्स, बट बैटरी जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज नहीं हो रहा है, वो पेट्रोल के इंजन से चार्ज हो रहा है. गाड़ी चल रही है तब बैटरी चार्ज हो रहा है, राइट? सो वो मॉडल भी हैं पर वो कम है. ईवी हैज स्टार्टेड कमिंग, दैट्स बीईवी, बैटरी ईवी व्हीकल्स, वो आने लगे हैं बट अभी कम है. आने वाले टाइम में ये दोनों बढ़ जाएंगे. CNG will become this and the biggest loss will be on conventional fuel items. So another analysis piece that has to happen is अगर हमें लग रहा है कि strong hybrid और बैटरी रन EV vehicles जो हैं 30 से 35% का शेयर ले लेंगे 2030 तक, तो क्या मारुति is coming with these models, right? If they are not,
then there is a risk on market share. Now you could say maybe they are coming with it, in which case it is fine. If they are not coming, I haven't seen their statement, so maybe they are coming with these. But if they are not coming, you could either say कि trend ही गलत assume किया जा रहा है, हम इतना तेजी से shift नहीं करेंगे electric vehicles की तरफ, या electric vehicles आने से problem create होगा for incumbent players in that context. Abhi with all this tariff news and the fact that Tesla might be coming into India and all of the duties with FTA जो यूके के साथ और साइन हुआ है, जहां पे हम कह रहे हैं कि कार्स अंदर आएंगे इंडिया में. वी वर रीडिंग कि JLR जो टाटा मोटर्स वहां प्रोड्यूस करके सेल करते हैं, वो इंडिया में 100% ड्यूटी के साथ 80-90 लाख के बिकते थे, वो आधे हो जाएंगे प्राइस में. तो देन सडनली देयर आर न्यू एंट्रेंट्स इन दैट स्पेस. What does that do to premium cars that some of the companies like Hyundai or Maruti are selling? So that analysis also has to happen before you arrive at the assumptions. ठीक है. अब ऑब्वियसली हमारे पास अभी इतना समय नहीं है तो हम वो सब नहीं कर पाएंगे, बट दिस इज जस्ट फूड फॉर थॉट कि कोई जो देख रहे हैं इसे वो ये सोचें कि हमें अगर इस मॉडल को और रिफाइन करना है तो हम कैसे इसे रिफाइन करते चलेंगे. हाउ डू आई गो एंड डिग डीपर इनटू दीज नंबर्स, राइट? सो दैट्स अबाउट दिस थिंग. मारुति का कुछ हमने नंबर दे रखा है. मारुति का क्या अजम्पशन है पावर ट्रेन मिक्स का, वो भी दे रखा है. मारुति के एनुअल रिपोर्ट से ये डेटा अवेलेबल है, सेल्स वॉल्यूम का, यही हमने रिपोर्ट में डाला है. अगर हमें लगे कि कहां से डेटा पिक करना है, जनरली एनुअल रिपोर्ट्स में डेटा अवेलेबल होता है, right? So that's where we will get all of this data in domestic car sales and everything that is coming here. So now maybe we can refine our assumptions a little bit and work around that as we go along. Maybe instead of 3% growth, maybe at some point 2026 में टैक्स कट वगैरह आ रहा है तो प्रोबेबली यहीं से डिमांड रिवाइव हो जाएगा. हम इसको मान लीजिए 4% पे ग्रो कर देते हैं थ्रू, राइट? तो हम 55 लाख 54 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं, विच इज अ मोर रियलिस्टिक एस्टिमेट, क्लोजर टू व्हाट द मार्केट्स आर एंटिसिपेटिंग. मार्केट शेयर हमने अभी 44% अज्यूम किया है. अगेन वी कैन प्ले अराउंड विद द नंबर एंड सी सेंसिटिविटी वाइज क्या होता है, कैसे होता है, एंड हाउ डज दिस वर्क अराउंड. रियलाइजेशन हमने कुछ अज्यूम किया है. इसके चलते अगर हम चेक करेंगे, एक सैनिटी चेक हम ऐसे कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ क्या हो रहा है. इज द ऑपरेटिंग मार्जिन चेंजिंग ड्रामेटिकली, राइट? EBITDA मार्जिन, EBITDA मार्जिन. तो अगर EBITDA मार्जिन बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो हमें चेक करना जरूरी है कि ऊपर क्यों जा रहा है. आई मीन व्हाई आर दे एबल टू इंक्रीज इट. नीचे जा रहा है तो मे बी वी हैव बिकम टू कंजर्वेटिव ऑन सेल्स नंबर्स एंड टू एग्रेसिव ऑन कॉस्ट नंबर्स. मतलब कॉस्ट नंबर्स पे हम जाके थोड़ा ज्यादा कंपनी को पिनलाइज कर रहे हैं, बट सेल्स नंबर पे हम उनको रिवॉर्ड नहीं कर रहे हैं. मारुति में मुझे लगता है कैपेबिलिटी है मार्केट शेयर और मार्जिन मेंटेन करने की, given that there is a lot of trust people have with this company. So as a subjective analysis, I am assuming margins to be constant. But somebody who's watching this is feel free, you can feel free to change these numbers. Assumption आप change कर सकते हैं. आपको लगता है कि मारुति अपना शेयर डिफेंड नहीं कर पाएगी तो आप कम कर दीजिए, that's okay. Right? This is where my assumptions can differ from your assumptions or anybody else's assumptions. And that's what makes this a dynamic market in terms of valuation. Correct? तो ये हमने कर दिया. इसके बेसिस पे हमने कैश फ्लो कुछ कैलकुलेट कर लिया है, कुछ कैश फ्लो के नंबर्स हमारे पास आ गए हैं. अब हम इसको आगे बढ़ा के और वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है? सो नाउ वी टर्न आवर अटेंशन टुवर्ड्स द वैल्यूएशन एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स. वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज ऑब्वियसली वैल्यूएशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो हम सारे न्यूएंसेस उसमें कवर नहीं कर पाएंगे. बट सिंपल शब्दों में दो ब्रॉड तरह के वैल्यूएशन है. एक में हम कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं, जो कि इज एन एक्सटेंशन ऑफ जो हम कॉर्पोरेट फाइनेंस में एनपीवी एनालिसिस पढ़ते थे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो निकाल रहे हैं एक तरह से, राइट? कंपनी कैश फ्लो जनरेट कर रही है, फ्यूचर में जितना कैश फ्लो कंपनी जनरेट करेगी उसका हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, वो कंपनी का आज का वैल्यू होना चाहिए, करेक्ट? दूसरा तरीका होता है रिलेटिव वैल्यूएशन, जो हम पीई रेशियो या प्राइस टू बुक या प्राइस टू सेल्स या ईवी बाय एबिटा, इस तरह के रेशियोज हम यूज करते हैं. अगेन एन एंटायर डिफरेंट फील्ड एंड ऑल. सिंपलेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज प्राइस टू अर्निंग्स. वो हम यूज कर सकते हैं. हम कह सकते हैं भाई अगले साल का प्रॉफिट इतना है, उस पे 30 टाइम्स मल्टीपल अगर लगाया तो क्या वैल्यू होना चाहिए कंपनी का, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कम विद अ टारगेट प्राइस ऑन दैट, करेक्ट? So those are the two broad methods. We are going to start first very quickly with the DCF method. अब जब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो करते हैं तो जो थ्योरी कहता है वो शुरू होता है समथिंग कॉल्ड एज, मैंने शेयर खरीदा तो मेरे पास कैश फ्लो क्या आया. टेक्निकली जब तक मैंने शेयर बेचा नहीं, मुझे कुछ कैश फ्लो नहीं मिल रहा अदर देन द डिविडेंड. तो जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है. कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, आपने सारे डिविडेंड को लाइन अप कर दिया, उसको प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो आपको बेसिकली शेयर का प्राइस आ जाना चाहिए. ये वर्क करता है स्टेडी स्टेट में. जो कंपनीज बहुत सारा डिविडेंड दे रहे हैं वहां काम करेगा.
अभी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, डिविडेंड देती ही नहीं है, जीरो डिविडेंड है, तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में उसका वैल्यू जीरो आएगा, क्योंकि जो आप डिस्काउंट कर रहे हो वो है ही नहीं कुछ, करेक्ट? या बहुत बाद में डिविडेंड शुरू होगा, तो तब आप डिस्काउंट करने के लिए आपको पहले 10-15 साल प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में कहीं पे प्रोजेक्शन आएगा. सो टिपिकली डीडीएम, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डज नॉट वर्क इन मोस्ट केसेस इन इमर्जिंग मार्केट्स जहां हाई ग्रोथ कंपनीज हैं. तो हमें उसके प्रॉक्सी यूज करने होते हैं. तो आ जाते हैं फ्री कैश फ्लो के मॉडल. अब फ्री कैश फ्लो जो है, very simple terms, again there are two types of these, free cash flow to equity and free cash flow to firm. Free cash flow to equity is nothing but the firm's capacity to pay dividend. डिविडेंड देने से पहले हमने यहां कैश फ्लो क्रिएट किया, डिविडेंड देने से पहले तक जितना कैश फ्लो है कंपनी का, उससे डिविडेंड दे सकते हैं, ये फ्री कैश फ्लो है. तो हमारे केस में क्योंकि हमने डिविडेंड अज्यूम नहीं किया है, तो फ्री कैश फ्लो और कैश फ्लो सेम है. अगर हमने यहां पे डिविडेंड अज्यूम कर लिया होता, मान लीजिए 1000 करोड़ का, तो मेरा कैश फ्लो आता है 14,496, 14,496 करोड़, पर 1000 मुझे वापस ऐड करना पड़ता फ्री कैश फ्लो पे आने के लिए, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी पे आने के लिए. फ्री कैश फ्लो टू फर्म एक और तरीका होता है, जिन कंपनीज के पास ज्यादा डेट होता है, उसमें आप पूरे कंपनी को वैल्यू कर लेते हो डेट इक्विटी मिला के, राइट? तो वो एक अलग फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है, FCFF, वो निकाल के, और फिर फाइनली जो वैल्यू आता है, फर्म का वैल्यू आता है, वहां से हम डेट का वैल्यू हटा देते हैं. ठीक है, तो दैट्स अ सेपरेट कैलकुलेशन. सिमिलर है, जस्ट दैट ये जो डेट के चेंजेस हो रहे हैं, ऐड चेंजेस टू डेट वगैरह, ये हट जाएंगे, बिकॉज हम फिर फर्म को वैल्यू कर रहे हैं, तो वो फर्म के अंदर ही मान लिया जाएगा ये पूरा एलिमेंट, राइट? अब ये जो हमारा कैश फ्लो आया, तो इफेक्टिवली जो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी हमारे कैलकुलेशन में है, वो ये सेम कैश फ्लो है जो हमने कैलकुलेट कर लिया. क्लोजिंग होगा ना? क्लोजिंग इज अ क्यूमुलेटिव नंबर. मुझे सिर्फ ये देखना है कि हर साल कितना कैश फ्लो आ रहा है. या अच्छा, आई मस्ट रीइटरेट एट दिस पॉइंट, हमने अजम्पशंस को वेरीफाई नहीं किया है अभी तक, बहुत डिबेट भी नहीं किया है. तो ऐसा हो सकता है मैंने कुछ नंबर्स चूज कर लिए हैं, डाल दिए हैं, जो कि सही नहीं हो, नंबर जो आएगा वो आ जाएगा. वी आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट शेयर प्राइस वी आर गेटिंग हियर. ठीक है, हमारा काम इस पूरे एपिसोड में ये है कि हम एक स्ट्रक्चर समझें कि फाइनेंशियल मॉडल बन कैसे रहा है, and we know what are the limitations and we know what we need to work on after this. इसके बाद हम और क्या काम कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं पूरा वैल्यूएशन मॉडल का. तो ये कैश फ्लोज मुझे डिस्काउंट करने हैं. ठीक है, अच्छा, ये तो डिस्काउंट हो गए टिल 2031. उसके बाद क्या, राइट? कंपनी तो एग्जिस्ट कर रही है, गोइंग कंसर्न है, इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करेगी. अगर मैं मॉडल बना रहा हूं तो मुझे अज्यूम करना है कि मैं कंपनी को इंफिनिटी तक होल्ड कर रहा हूं. तो यहां पे अगेन टू अप्रोचेस आर यूज्ड. वन इज यू अज्यूम कि आपने यहां पे कंपनी को बेच दिया 2031 में. अगर आपने बेचा तो यहां पे आप एक मल्टीपल लगा दीजिए कि मे बी 2031 में कंपनी का अर्निंग्स जो है, प्रॉफिट 20,000 करोड़ के आसपास है, 21,000 करोड़ के आसपास. आई विल अप्लाई अ 25 टाइम्स पीई टू दिस. तो 25 इंटू 20,000 इज 5 लाख करोड़. तो 5 लाख करोड़ का वैल्यू जो है मेरा 2031 में मुझे मिल जाएगा कंपनी को बेच के. बाकी सब मैं डिस्काउंट कर दूंगा, वो 5 लाख करोड़ को मैं अलग से डिस्काउंट करूंगा, क्योंकि वो मुझे 2031 में मिलेगा. अज्यूम करो आई एम 100% होल्डर ऑफ दिस कंपनी, आई विल गेट ऑल द कैश फ्लोज टिल देन, एंड देन आई एम अज्यूमिंग कि मैंने 2031 में पूरा कंपनी बेच दिया किसी को. वो मैंने 25 के मल्टीपल पे बेचा, 30 के मल्टीपल पे बेचा, उसके बेसिस पे एक वैल्यू निकल आया. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. इसी को हम डीसीएफ के कंटेक्स्ट में भी कर सकते हैं, जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा, यहां के बाद में कंपनी एक स्टेडी स्टेट पे ग्रो करेगी. तो ये मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूं, इट विल बी इजियर फॉर अस टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड इट. मान लो हमने 2031 तक तो प्रोजेक्ट कर दिया, यहां पे कैश फ्लो आ गया सीएफ. अब मैंने अज्यूम किया कि इसके बाद 2032 ऑनवर्ड्स कंपनी इज ग्रोइंग एट अ स्टेडी ग्रोथ रेट. मान लो ग्रोथ रेट है जी, तो अगले साल मेरा कैश फ्लो होगा CF इंटू 1 प्लस जी. इसके अगले साल कितना होगा? 1 प्लस जी स्क्वायर. 1 प्लस जी स्क्वायर. 2034 में हो जाएगा CF इंटू 1 प्लस जी क्यूब, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस सब को मान लो मुझे 2031 पे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, जो मेरा लास्ट ईयर ऑफ प्रोजेक्शन है, वहां प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. तो मैं सबको डिस्काउंट करूंगा. इसको डिवाइड करूंगा 1 प्लस आर से, इसको डिवाइड करूंगा 1 प्लस आर स्क्वायर से, इसको डिवाइड करूंगा 1 प्लस आर क्यूब से. आर इज द डिस्काउंट रेट.
आर इज द डिस्काउंट रेट, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, करेक्ट? तो ये ऐसे चलता जाएगा आगे, Yes. करेक्ट? अब अगर आप नोट करोगे तो दिस हैज टेकन द फॉर्म ऑफ ए के स्क्वायर, ए के क्यूब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये हमने मैथ्स में पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. हाँ. हर टर्म पिछले टर्म से मल्टीप्लाई कर रही है कांस्टेंट फैक्टर से और अगला टर्म निकल के आ रहा है. Yes. राइट? फर्स्ट टर्म इज ए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज के, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. मैथमेटिकली सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय a अपॉन 1 माइनस के. ये फॉर्मूला है, ये डिराइव हो जाएगा अगर हम करेंगे. यहां डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो a जो है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये हो गया a. तो आई विल राइट cf इंटू 1 प्लस g अपॉन 1 प्लस r, दैट इज a डिवाइडेड बाय 1 माइनस k. k क्या है? k है 1 प्लस g अपॉन 1 प्लस r. तो 1 माइनस 1 प्लस g अपॉन 1 प्लस r. इसको सॉल्व करेंगे अगर तो cf इंटू 1 प्लस g अपॉन r माइनस g आएगा. दिस इज द सम ऑफ ऑल कैश फ्लोज आफ्टर 2031 डिस्काउंटेड बैक टू 2031. ये कैश हमें 2031 में मिल रहा है. ठीक है, ये फॉर्मूला है. एक तरह से सोचो तो हमने कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस जी अपॉन आर माइनस जी से. मल्टीपल ही लगा रहे हैं, एक सम मल्टीपल ऑफ कैश फ्लो. पी भी वही कर रहा था तो वही कर रहे हैं, जस्ट दैट यहां एक फॉर्मूला हमने लगा दिया विद दिस अंडरस्टैंडिंग. अब यहां 2-3 क्वेश्चन और आ जाते हैं कि ग्रोथ कितना होगा और कितने साल के बाद मैं ये assumption कर दूं and so on and so forth. So there are nuances. Ideally you want the company to stabilize when you assume steady growth rate. और ग्रोथ जो है मैथमेटिकली आपको यहीं दिख जाएगा कि इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो कम होना ही है, डिस्काउंट रेट से. आर माइनस जी नेगेटिव हो जाएगा नहीं तो, राइट? बट इवन अदरवाइज ये जो ग्रोथ होता है इसे इंडिया के जीडीपी ग्रोथ से कम होना पड़ेगा. लॉन्ग रन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, क्योंकि हम इन्फिनिटी तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं. अगर नहीं हुआ तो कंपनी जो है वो कंट्री से बड़ी हो जाएगी मैथमेटिकली एट सम पॉइंट. अगर इंडिया 8% पे ग्रो कर रहा है और मारुति 9% पे ग्रो कर रहा है तो इन्फिनिटी तक कहीं ना कहीं, राइट, एट सम पॉइंट मारुति विल बिकम बिगर देन इंडिया, राइट, व्हिच मैथमेटिकली डजंट मेक सेंस. तो हम एक सब ऑप्टिमल, देखो जब इंडिया का ग्रोथ रेट 8% है तो कोई ज्यादा और कोई कम तो ग्रो कर रहा होगा, राइट? बट क्योंकि मैथ्स लग रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हमें एक सब ऑप्टिमल सोल्यूशन लेके चलना है कि बाउंड्री कंडीशन अपर लेवल पे 8% से ज्यादा तो नहीं हो सकता ये. ठीक है, मोस्ट कंपनीज 4-5-6% के आसपास ग्रो करेंगे और पैसेंजर व्हीकल बियॉन्ड द पॉइंट कितना ही बेच लेंगे हम, तो शायद 4% इज अ डिसेंट नंबर टू अज्यूम. ठीक है. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.